किसी कौम को खत्म करना हो तो उसकी तलवारें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी किताबें बदल दो, उसे उसका इतिहास भुलवा दो और वो कौम खुद ब खुद घुटने टेक देती है। और पिछले 75 सालों से हमारे देश में यही खेल चल रहा है। Indian politicians, especially those affiliated with the BJP, also use Aurangzeb and his alleged atrocities as a dog whistle to signal their acceptance of hating present-day Indian Muslims. औरंगजेब ने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया था। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर है, मध्य प्रदेश में महाकाल का मंदिर है और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये समझ लेते हैं कि शिवाजी ने तो लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं होगा, सब अच्छा किया होगा, वो तो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे। अरे भाई नहीं, आप शिवाजी की हिस्ट्री देख लीजिए, उनकी जो 90% वॉर्स रहे हैं वो किसके खिलाफ रहे हैं? फेलो मराठास के खिलाफ रहे हैं। फेक हिस्टोरियंस का पूरा एक गैंग है जिसका धंधा यही है। इन्वेडर्स को महान दिखाया जाए और अपने असली हीरोज को या तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए या फिर उनके खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया जाए ताकि लोग जो है अपने हीरोज से ही नफरत करने लग जाएं। और सबसे मजेदार बात, इस काम के बदले इन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की फेलोशिप मिलती है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। आजादी के बाद से एक पूरी सिस्टमैटिक लॉबी तैयार की गई फेक हिस्टोरियंस की, तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स की, ऑथर्स की, जिनका काम यही था कि ये एजेंडा हमें परोसा जाए, हर जनरेशन को परोसा जाए। और ये सारी बातें मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूँ। अब हुआ ऐसा कि कल मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और सामने राजवीर सर नाम के एक इन्फ्लुएंसर का 1-2 घंटे का पॉडकास्ट सामने आ गया, तो सोचा टाइम पास हो जाएगा। पर यकीन मानिए कि इस बंदे ने इन बड़े बड़े हिस्टोरियंस को एक एक करके ऐसी पोल खोली कि गिनती भूल जाओगे। जो राजवीर सर नाम के इस इन्फ्लुएंसर को नहीं जानते उनको बता दूंगे, राजस्थान के इतिहास के स्कॉलर हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कहानियों या फिर बाद में लिखी गई किताबों के भरोसे बात नहीं करते, ये सीधे इंस्क्रिप्शन से बात उठाते हैं, यानी कि वो पत्थर जिन पर उसी जमाने में सच को खुदवाया गया था। हिस्ट्री में सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पर लिखवा के गए थे वो सच है। किताबें हो सकती है बाद में लिखी गई हो, किसी ने उनमें हेरफेर कर दिया, पर पत्थर पे लिखा हुआ नहीं तो आप उसमें हेरफेर किया जा सकता है और उसने उसी टाइम लिखवाया जब वो था। इनका पॉइंट एकदम सीधा है, किताब को कल को कोई भी अपने हिसाब से बदल सकता है, पर 800 साल पहले पत्थर पर जो खुद गया उसे कोई नहीं बदल सकता। और यही एक बात इन फेक हिस्टोरियंस की पूरी दुकान की नींव हिला देती है। तो चलिए सब कुछ सामने रखते हैं। इस लॉबी का सबसे बड़ा नाम था सतीश चंद्र, एनसीईआरटी के सबसे बड़े हिस्टोरियंस में से एक, जिनकी किताब से करोड़ों बच्चे पढ़े हुए हैं। इनका सबसे बड़ा दावा यही है कि जो आज भी स्कूलों के अंदर रटवाया जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल जीते थे और महाराणा प्रताप हार गए थे। और इसके पीछे इनका पूरा लॉजिक ये था कि लड़ाई के बाद मैदान पर मुगल फौज का कब्जा हो गया था और प्रताप को पीछे हटना पड़ा था, तो मतलब प्रताप हार गए थे। और यही आधी अधूरी बात इन्होंने किताबों में डालकर करोड़ों बच्चों के दिमाग में बिठा दी। पर पॉडकास्ट में राजवीर सर इसका जवाब पता कैसे देते हैं, वो सुनिए जरा। इन्होंने कोई राजस्थानी किताब नहीं उठाई, इन्होंने वो आदमी सामने रख दिया जो खुद अकबर की फौज में उसी लड़ाई में मौजूद था, जिसका नाम था बदायूनी। अभी तक भी खूब सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हल्दी घाटी के बैटल में महाराणा प्रताप हार गए थे। बदायूनी जो इस युद्ध में खुद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो कहता है कि हमारी सेना जब वापस चली गई थी गोगुंदा में, गोगुंदा नाम की जगह पड़ती है हल्दी घाटी के पास में, तो हमारी सेना को रात को भी डर लगा था कि महाराणा प्रताप अटैक करके रात को नहीं मार दे। अब सोचिए जरा, अगर मुगल जीत रहे थे तो दुश्मन की इतनी फटी क्यों पड़ी थी। और अब असली इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब लड़ाई खत्म होते ही अकबर का कमांडर मान सिंह वापस लौटा था अकबर के पास, तो उसे अकबर ने दरबार में घुसने तक नहीं दिया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मान सिंह वापस अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने कहा था कि मैं इनको दरबार में नहीं आने दूंगा, उसने दरबार में आना बंद करवा दिया था। ऐसे कितने राजा हुए हैं जिसने अपने विजेता सेनापति को दरबार से बाहर निकाल दिया हो? आप राजा हो, मैं आपका सेनापति हूँ, मैं आपको आके कहूँ कि राजा जी युद्ध जीता है, तो क्या आप मुझे कहोगे मुंह मत दिखाना, शाबाशी दोगे, उन्नति करोगे, मेरा प्रमोशन करोगे कुछ ना कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप जरा आप खुद ही बताइए कि कोई भी राजा अपने जीते हुए कमांडर को दरबार से बाहर फेंकता है क्या? जीत कर आओगे तो इनाम मिलता है, यहाँ उल्टा सजा मिली है। क्यों? क्योंकि अकबर को खुद को पता था कि उस मैदान में असल में क्या हुआ था। और इससे भी बड़ा सबूत ये है कि इसके बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ दोबारा हमला ही नहीं किया कभी, और मरते दम तक प्रताप लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत चुके थे। हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में अकबर खुद मेवाड़ पर हमला करने के लिए गया। ऐसी क्या पड़ी कि बादशाह को खुद जाना पड़ गया 4 महीने बाद में। इसका मतलब बादशाह को पहले वाली डिफीट बड़ी जोरदार लगी थी, इसलिए जाना पड़ा। अगली बार अकबर खूब प्रयास करता, उसके बावजूद नहीं पकड़ पाता महाराणा प्रताप को। फिर आपके
शाहबाज खान को भेजा गया लगातार। शाहबाज खान को तो कुंभलगढ़ पे कब्जा करने के लिए भेजा गया और शाहबाज खान को कहा गया कि यदि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मुझे मुंह मत दिखाना। तो उसने बेचारे ने दिखाया भी नहीं था, वो पंजाब चला गया था। और एक बार जब मिलने के लिए आया तो अकबर के जो दरबारी थे उन्होंने उसको नीचा खड़ा कर दिया, ऊपर खड़ा और नहीं किया। तो वो बड़ा यूँ तड़फता है कि यार मेरा डिमोशन कैसे कर दिया आपने। तो डिमोशन कब होता है? जब आप हार के आते हो। यह किसी हारे आदमी की कहानी नहीं होती। अब दूसरा दावा जो इन सब के मुंह से ऐसे निकलता है जैसे रट कर रखा हो कि हिंदू कभी एक नहीं हुए, हमेशा आपस में लड़ते रहे। पर राजवीर भाई साहब ने वो लड़ाई सामने रख दी जिसका नाम इन्होंने किताबों में आने ही नहीं दिया कभी। नायिका देवी बड़ी बहादुर महिला है। पता नहीं क्यों भारतीय इतिहास उस महिला को वो दर्जा नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। उसके कई क्रेडिट ड्यू पड़े हैं अपने ऊपर। नायिका देवी खुद युद्ध को लीड करती है, वो आगे आती है। नायिका देवी इस बात को जानती थी कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज़्यादा है, इसलिए प्लेन एरिया में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, हिली एरिया में लड़ा जाए ताकि कम सेना के साथ भी गुरिल्ला वॉर किया जा सकता है। एक रानी नायकी देवी गोद में अपने छोटे बच्चे को लेकर खुद युद्ध के मैदान में उतरी थी और अकेले नहीं उतरी थी। गुजरात से लेकर राजस्थान तक के अलग अलग राजा एक साथ आए थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी की ऐसी ठुकाई की थी कि वो बंदा जिंदगी भर उस रास्ते पर दोबारा नहीं गया था। नायिका देवी इस बात को भी जानती है कि यूनिटी बड़ी चीज है, तो क्यों ना राजस्थान के आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया जाए। उस युद्ध में गौरी को इतना बुरी तरीके से हराया जाता है 1178 में कि गौरी दोबारा उस रास्ते से कभी आया ही नहीं। और ये भी कोई हमारा दावा नहीं है, खुद गौरी के अपने साइड के किताब लिखने वाले मिनाज-ए-सिराज मानता है कि इस्लाम की फौज हार गई और बिखर गई। पर ये सच आपको किताब में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर गौरी की एक भी हार पढ़ा दी तो फिर वो सच सामने आ जाता है कि लगभग 500 सालों से ये बाहरी हमलावर दिल्ली को छू तक नहीं पाए थे, सिर्फ इसीलिए कि बीच में राजस्थान एक दीवार बनकर खड़ा हुआ था और उस दीवार का सबसे बड़ा नाम था पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज का नाम तो सबने सुना ही है, पर जो कहानी हमें बेची गई है वो गलत है। तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज और गौरी आमने सामने आते हैं और पृथ्वीराज गौरी को बुरी तरीके से हराते हैं, जिंदा पकड़ लेते हैं और फिर माफी मांगने पर छोड़ देते हैं। पर मोहम्मद गौरी अगले ही साल वापस आता है और इस बार रात के अंधेरे में जब पृथ्वीराज की फौजें सो रही होती हैं, धोखे से वो हमला करता है। यानी पृथ्वीराज सीधी लड़ाई में नहीं हारा, धोखे से हारा। पर असली खेल इसी के बाद शुरू होता है। इस हार का ठीकरा फोड़ दिया गया एक बंदे के सर पर जिसका नाम था जयचंद। आज भी किसी को गद्दार कहना हो तो सीधा सीधा उसको जयचंद बोल दिया जाता है। पर यह गद्दार वाली कहानी आई कहां से थी? एक किताब से जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज के मरने के कई 100 साल बाद लिखी गई थी। भारत के इतिहास की विडंबना यह है कि पृथ्वीराज को एक दूसरी किताब से याद किया गया। चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसके आधार पर याद किया। क्योंकि पृथ्वीराज रासो बहुत बाद की किताब है और पृथ्वीराज रासो की ज्यादातर बातें सही नहीं है। यानी जो बंदा घटना के वक्त पैदा ही नहीं हुआ था, कई 100 साल बाद पैदा हुआ था, उसने एक कविता लिखी और उसकी लिखी बात पर हमने एक राजा को गद्दार घोषित कर दिया। उस पृथ्वीराज रासो के आधार पर एक आदमी को भारत में विलेन घोषित कर दिया गया, जयचंद। आज भी भारत में गद्दार का पर्याय जयचंद को बताया जाता है, जबकि जयचंद बहुत बड़े राजा हुए, बड़े धर्मपरायण राजा हुए और जयचंद किसी प्रकार से गद्दार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी को भारत में बुलाने वाले जयचंद थे। तो यदि गौरी को भारत में तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने बुलाया था, तो तराइन के पहले युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? कायंद्रा के युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? और गौरी से पहले जब खुसरो शाह, जब शहाबुद्दीन, जब आपका गर्जन मातंग आए थे, जब आपका इब्राहिम आया था, जब आपका गजनवी खुद आया था, तो उनको बुलाने वाले कौन थे? और जरा दिमाग लगाइए, तराइन के बाद गौरी की असली लड़ाई किसके खिलाफ हुई थी? खुद जयचंद के खिलाफ, जिसमें जयचंद लड़ते हुए मारा गया था। अब जरा आप सोच कर देखिए कि कोई गद्दार पहले दुश्मन को बुलाता है और फिर उसी दुश्मन से लड़कर मरता है क्या कभी? और इसी कई 100 साल बाद लिखी गई किताब के आधार पर बॉलीवुड ने एक और मसाला डाल दिया, संयोगिता वाली प्रेम कहानी, जो असल में कभी हुई ही नहीं थी। अच्छा, उस पृथ्वीराज रासो की उन कहानियों के आधार पर हमने एक प्रेम कहानी और गढ़ दी, इसको बॉलीवुड वालों ने और आगे बढ़ा दिया कि जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, संयोगिता से पृथ्वीराज प्रेम करता है, दोनों प्रेम करते हैं, पृथ्वीराज उसका किडनैप कर लेता है और इस वजह से जयचंद से उसकी बनती नहीं थी। इस प्रकार की न तो कोई लड़की थी, न इस प्रकार की कोई बातें भी थी। ये पृथ्वीराज रासो की बातें बहुत बाद में लिखी गई और उनके अंदर कतई कोई सच्चाई नहीं है। पर भाई साहब, हमको फिल्मों में यही मसाला बेचा गया, क्योंकि सच बेचने में मेहनत लगती है और मसाला बेचना आसान है। अब चलते हैं उस बंदे के ऊपर जिसको सबसे ज्यादा चमकाया गया, यानी कि अकबर। एक बार अकबर ने चित्तौड़ का किला घेरा और जीतने के बाद 30,000 निहत्थे लोगों को कटवा दिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब के सब कटवा दिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अकबर ने इस जीत के बाद एक ऐलान जारी किया था जिसको कहते हैं फतेहनामा, जिसमें वो लिखता है या लिखवाता है कि अपनी खून की प्यासी तलवार से हमने काफिरों के दिमाग से उनका धर्म मिटा दिया है और पूरे हिंदुस्तान में मंदिर तोड़ दिए हैं।
ये अकबर का खुद का लिखवाया हुआ डॉक्यूमेंट है जो आज भी इतिहासकारों के रिकॉर्ड में मौजूद है और यही वो महान और सेकुलर अकबर है जिसका मेकअप इन्होंने सालों से हमको बेचा है। और इसी बात से हमको समझ आ जाता है कि इन लोगों को महाराणा प्रताप को छोटा करके दिखाना क्यों जरूरी था, क्योंकि प्रताप जितना बड़ा दिखेगा अकबर के चेहरे से महान वाला रंग उतना ही उतरता जाएगा। अब आते हैं असली फर्जी नाम पर, यानी कि ऑड्रे टुस्की, जो कि रूटगेयर्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, जिसने पूरी की पूरी किताब सिर्फ औरंगजेब का वकील बनने के लिए लिख डाली। इस बंदी का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े जरूर पर बचाए उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब चोरी भी करो और हीरो भी कहलाओ। वाह मेरी बेटी वाह। और इस मैडम की खुद की सच्चाई यह है कि इसने एक बार लिख दिया था कि रामायण में सीता ने राम को गंदी गाली दी थी और बताया था कि मैंने बर्कले के एक बड़े प्रोफेसर रॉबर्ट गोल्डमैन के ट्रांसलेशन से इस चीज को लिया है। वो प्रोफेसर खुद सामने आया और बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप जरा खुद सोचिए कि जिस हिस्टोरियन का बताया हुआ सोर्स ही उसे खुद झूठा बोल दे, वो आपको औरंगजेब पर क्या सच बताएगी? और पॉडकास्ट में इसका जवाब राजवीर ने बड़े मजे से दिया था। तो श्रीनाथ जी का मंदिर इसलिए बना है कि औरंगजेब मथुरा के मंदिर को तोड़ना चाहता था, इसलिए मथुरा के जो पुजारी जी थे गोविंद दास जी और दामोदर दास जी, वो उस मूर्ति को लेके निकले कि कौन इस मूर्ति को बचा सकता है। तब मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने, वो गांव का नाम सिहाड़ है, उस गांव का नाम नाथद्वारा नहीं है, सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगाई, इसलिए उसको श्रीनाथ द्वारा कहते हैं। और उन्होंने तब कहा था उन पुजारी जी को, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आगे औरंगजेब तोड़ देगा तो कि मेरे 1 लाख सैनिक जब तक अपनी जान नहीं गंवा देंगे तब तक औरंगजेब इस मंदिर को कुछ ही नहीं कर पाएगा, और 1 लाख सैनिक मेरे जाएंगे तो औरंगजेब के 2-2.5 लाख लेके मरेंगे, इसलिए इस मंदिर को मैं कुछ ही नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। आप खुद ही बताइए कि रक्षक से मूर्तियां बचाकर भागी जाती हैं क्या? आज पूरा नाथद्वारा शहर जो उसी मूर्ति के नाम पर बसा था, टुस्की की किताब के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और ये अकेली घटना नहीं है, मथुरा का केशव दास मंदिर भी तोड़ा गया था और ये किसी वेबसाइट पर नहीं, खुद मुगलों के दरबार की अपनी किताबों में लिखा हुआ है। अब आते हैं इस गैंग के सबसे बड़े 2 नामों पर, यानी कि रूमिला थापर और इरफान हबीब। हाल ही में जब सरकार ने एनसीईआरटी से मुगल दरबार का एक चैप्टर हटा दिया था तो इन दोनों समय 250 से ज्यादा हिस्टोरियंस एक साथ चीख कर पड़े थे कि ये तो कम्युनल है, ये शर्मनाक है। एक तो यहाँ तक बोल पड़ा था कि इतिहास हटाना अक्सर जेनोसाइड की तरफ पहला कदम होता है। बड़ी अच्छी बात है भाई, पर आप मुझे इन 250 में से एक का भी नाम बता दीजिए जिन्होंने कभी ये सवाल उठाया हो कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में हमारे हीरोज की बात क्यों नहीं है। मतलब कि मुगलिया चैप्टर हटने पर इनको जेनोसाइड याद आ जाता है, पर इतने सारे अपने ही हीरोज की स्टोरीज की पूरी तरीके से भुला देने के बावजूद भी इनके मुंह से चूं तक नहीं निकली थी कभी। और यही सिलेक्टिव रोना इनके पूरे खेल की पोल खोल देता है। असल बात यह है कि इन लोगों ने सालों तक इस देश की हिस्ट्री को हाईजैक करके रखा। इन्होंने हिस्ट्री को अपने अब्बू जान की जागीर समझ लिया था, जिसे जब मन किया जैसा मन किया तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। पर भाई साहब अब गेम बदल चुका है, जैसे जैसे सच सामने आ रहा है वैसे वैसे इनका सालों का बनाया हुआ ये नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। और यही असली वजह है कि ये गैंग ऐसे पॉडकास्ट से इतना ज्यादा घबराता है।